नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लेकिन साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। अब बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, गाना गाया है और ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया है। मनोज तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण शुरू होने पर प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस गीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी के लिए भी उन पर कटाक्ष कटी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और बीजेपी नेता ने ही गाने में काशी के भव्य मंदिर और मथुरा के मंदिर का भी जिक्र किया है। हालांकि ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया है। मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सब्बा गाना लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और यूपी में ही 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 और 3 और 7 मार्च को ही वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच ही प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं और पुलिस और पीएससी के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो 51 हो गई है। तो वहीं 50 से ज्यादा लोग संक्रमित होने के बाद माघ मेले में ही हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के इस विस्फोट के बाद से ही मेले में आयोजन पर ही फिर से सवाल उठने लग गए हैं। मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेले में सभी जो श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हुआ है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते थे और इसके साथ ही 17 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पास करेंगे और मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया है और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में ही 50 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में ही कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं और मेला क्षेत्र में ही अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। मेला क्षेत्र के साथ ही जिले में भी 369 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और प्रयागराज जिले में भी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के प्रधानमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने भी रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की चल रही तैयारियों और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी और इन्होंने ये इस दौरान ही इस स्तर पर ही स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर ही तेज किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालात, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच ही देश में स्वास्थ्य कर्मियों और आरोग्य मोर्चे के कर्मचारियों और अन्य
गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से ज्यादा आयु के मरीजों को टीकों की ऐतिहासिक खुराक दिए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते रहते हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ही सबसे प्रभावी हथियार है। साल 2020 में ही महामारी की शुरुआत होने के बाद से वो कई दफा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चीनी मिलों की अन्य संपत्ति जो बकाया चुकाने में विफल रही है उन्हें तुरंत बेचकर गन्ना उत्पादों का बकाया रिकवरी करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के 50 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों का सभी निजी क्षेत्र में पिछले पेराई सत्र से लगभग 20 चीनी किलो मिलों का ही अभी से 1.6 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। और इस कदम का जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित करता है कि बकाया का भुगतान न करने से ही विधानसभा चुनाव में भाजपा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिमी यूपी में स्थित हैं। और आपको बता दें कि राज्य के चीनी कटोरे लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली, पीलीभीत, सहारनपुर और बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिले हैं। और इस क्षेत्र में ही चीनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। गन्ना विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि राज्य के 119 चीनी मिलें हैं और इनमें लगभग 45 लाख गन्ना उत्पाद अपनी उपज की आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक मिल से ही औसतन कम से कम 40,000 किसान जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी उन्होंने ये जानकारी सामने रखी है कि पिछले साल के पेराई सत्र से ही उनके संबंधित क्षेत्रों के गन्ना उत्पादों का न केवल कुल 1.6 करोड़ रुपए बकाया है बल्कि मौजूदा सीजन के ही एक भी पैसा नहीं दिया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया है। भड़ाना ने पिछली बार मेरठ के ही मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और आरएलडी ने ही ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार भड़ाना आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की उपस्थिति में ही राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। बता दें आपको कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के ही निधन के बाद जयंत चौधरी के आमने अपनी पार्टी के ही खाते में जनाधार को बचाने की चुनौती है। साल से ही जिस तरह से आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे भी उन्हें खूब सहानुभूति मिली है। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में ही जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत ही आरएलडी फिर से अपनी कोई खोई ताकत जुटा सकती है। और आपको बता दें कि इसके लिए भी जयंत अब अपना इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। अगर बात करें गठबंधन की तो आरएलडी 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान उतरी और इस दौरान ही आरएलडी को 14 सीटों पर जीत मिली जबकि 2% वोट हासिल हुए। वहीं साल 2007 में ही आरएलडी अकेली चुनाव मैदान में उतरी और इस दौरान ही चुनाव को लेकर भी आरएलडी ने 10 सीटों पर ही जीत हासिल की जबकि वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच गया। 2012 के चुनाव में आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी और इस दौरान उसे 9 सीटों पर जीत हासिल हुई जबकि वोट 2% मिले। वहीं एक बार फिर साल 2017 में ही आरएलडी ने ही अकेले चुनाव लड़ा जिसमें 1 सीट पर ही जीत हासिल की जबकि 2% वोट मिले। और इस बार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
ईमानदार छवि और अधिकारियों की नकेल कसने के लिए पहचाने रखने वाले बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। कभी सड़क पर और नाला निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर अधिकारियों को सरेआम खरी खोटी सुनाते वाले गोरखपुर के नगर विधायक अक्सर अपनी कारगुजारियों के लिए ही चर्चा में आ ही जाते हैं और पेशे से ही चिकित्सा होने के बावजूद महिला आईपीएस अफसर चारू निगम को झिड़कने और उनकी आंखों में आंसू लाने के बाद भी खूब किरकिरी झेलने वाले नगर विधायक इस बार महिला फरियादियों पर ही बिफर पड़े। नतीजा उनके खिलाफ तहरीर लेकर ही पीड़िता थाने पहुंच गई। विधायक जी को आजकल गुस्सा भी खूब आ रहा है और अपने मोहल्ले और गली की टूटी सड़क को बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची महिला फरियादी पर बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि अन्य फरियादियों के सामने ही उसे बेइज्जत करने लगे। उनके तेवर और अमर्यादित व्यवहार को देखकर महिला फरियादी चुप नहीं रही और उसने विधायक खर्जी के खूब खरी खोटी सुनाई और उनके खिलाफ महिला अपराध व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं।